हे गाइस, दिस इज डॉक्टर सौरभ जैन। ओके, सो 3 मई वाला नीट का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। ठीक है, पेपर लीक हुआ था, ये बात मैसिव लेवल पर हुआ था पेपर लीक, ये बात कंफर्म हुई या जो कुछ भी हुआ उनके बिहाइंड द डोर्स उन्होंने क्या देखा, क्या चीज़ एनालाइज की, वी डोंट केयर अबाउट इट। द थिंग इज़ दैट एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। मैं इस टॉपिक पे वीडियो इसलिए नहीं बनाना चाह रहा था कि पेपर कैंसिल होगा, रीनीट होगा, नहीं होगा, क्योंकि बहुत जब तक चीज़ें कंफर्म ना हो कुछ भी इस बारे में अपन नहीं कह सकते थे। बट अब श्योर हो गया है। अब यहाँ से एक बात और आती है कि एग्ज़ाम कब होगा, तो मैं आपको पहले ही बता दूं, एग्ज़ाम दे विल ट्राई टू कंडक्ट एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि जितना कम हैम्पर्ड होगी हमारी काउंसलिंग की प्रोसेस उतना ही उनके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि उससे सब चीज़ों का सब कुछ डिस्टर्ब नहीं होगा। क्योंकि जितना लेट होगा एग्ज़ाम उतना ही ज़्यादा हमारी काउंसलिंग प्रोसेस डिले होगी, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड करते करते बहुत टाइम हो जाता है। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में एडमिशन और ज्वाइनिंग होते होते बहुत लेट हो जाता है। सो दे विल ट्राई टू डू इट एज सून एज पॉसिबल। अब कितना जल्दी कर सकते हैं, मैं मोटा मोटा 1 महीने का टाइम लेके चल रहा हूँ। ओके, सो आई एम टेकिंग इट लाइक दे विल कंडक्ट इट विद इन 1 मंथ। 1 महीने का टाइम आप लेके चलो। मतलब अगर आज हमारे पास 12 मई हो रही है तो आप मान के चल सकते हो कि 22 जून तक, 12 जून तक से लेकर 22 जून के आसपास तक, मतलब इतने बीच में आपका एग्ज़ाम जो होना हो जाना चाहिए। इससे डिले भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस क्या बनती, कोई कुछ नहीं कह सकता उसके बारे में। बट दे विल ट्राई टू टेक द एग्ज़ाम एज सून एज पॉसिबल। तो आप अभी अपने पास जो शेड्यूल बनाओगे, जो अपना टाइम टेबल बनाओगे, जो भी आप लेकर के चलोगे, अप्रॉक्सीमेटली आप टाइम लेकर के चलोगे कि आपको 1 महीने का टाइम मिल रहा है पढ़ने के लिए। दूसरा क्वेश्चन, ये तो हुई पहली बात टाइम ड्यूरेशन की। सेकंड चीज़ जिस पर सबसे ज़्यादा मेरे पास मैसेज आएंगे, आते हैं, आते रहेंगे, और बच्चे जिस चीज़ को लेकर के पागल हो रहे होंगे कि सर अब क्या पेपर बहुत टफ आने वाला है, क्योंकि नीट का जो पहला जो था 3 मई वाला पेपर वो तो ठीक ठाक लेवल का था, लेकिन अब री नीट हो रहा है तो क्या पेपर बहुत टफ आएगा? तो नहीं आएगा। पेपर वॉज ऑफ मॉडरेट लेवल। 2025 के बाद से भी मैंने बार बार बोला था कि पेपर आपका मॉडरेट लेवल के आने की ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, और इस बार मैं फिर बोल रहा हूँ कि भाई पेपर मॉडरेट लेवल के आने की ही प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, जस्ट बिकॉज रीनीट हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर टफ बनेगा। प्रोबेबिलिटी मॉडरेट लेवल के आने की सबसे ज़्यादा, तैयारी भी आप मॉडरेट लेवल की ही करोगे, पगलाना नहीं है, पागलों की तरह ज़बरदस्ती टफ क्वेश्चंस के पीछे नहीं जाना है। आपके पास टाइम नहीं है, टाइम इज़ ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट एसेंस हेयर। आपके पास बहुत कम टाइम है, 1 महीने का टाइम सफिशिएंट इनफ है रिवीजन करने के लिए, बट नई चीज़ों के पीछे भागने के लिए नहीं है। पेपर मॉडरेट लेवल की ही तैयारी करनी है, प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा आने की उसी की है, इसलिए मॉडरेट लेवल पर ही स्टिक करना है। टफ पेपर की तैयारी नहीं करनी है, टफ पेपर के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, मॉडरेट लेवल के आने की प्रोबेबिलिटी ही सबसे ज़्यादा है। पेपर जैसा आया था उस टाइप का ही, उसी से मिलता जुलता उसी लेवल का आपका पेपर आएगा। ठीक है, पेपर बहुत ज़्यादा उटपटांग इधर उधर नहीं भागेगा। 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे टफ हो सकते हैं, दैट इज़ ए वेरी नॉर्मल थिंग, क्योंकि वो तो कभी भी पेपर आपका बनता है तो आपका लेवल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। एक्सट्रीम लेवल का पेपर नहीं जाएगा। ठीक है, एक्सट्रीम इजी की भी मैं उम्मीद नहीं करता और एक्सट्रीम टफ की भी मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। मॉडरेट लेवल पर ही स्टिक करना है। इस बात को बहुत गौर से सुन लो, क्योंकि मेरे पास बहुत बच्चों के मैसेज आएंगे, आ भी रहे हैं, अभी भी टेलीग्राम पर आ रहे हैं, एंड आई डोंट वांट टू एड्रेस दैट थिंग अगेन एंड अगेन। सो मॉडरेट लेवल पर फोकस करना है। ठीक है, अब देखो, अब स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कुछ भी नया नहीं करना है। जो लोग सोच रहे हैं, मेरे पास मैसेज आने शुरू हो गए, सर वन शॉट देख लूँ। ठीक है, अभी वन शॉट भी होंगे, अभी मैराथन भी होंगे। ठीक है, और अभी पता नहीं क्या क्या किया जाएगा, 12-12 घंटे में पूरी बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी, 24 घंटे में पूरी बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी। यू डू नॉट हैव टाइम। आप जो गलती तो अभी पहले अटैम्प्ट में अपना कर चुके हो 3 मई वाले पेपर में, वो गलतियां दोबारा नहीं करनी है। बहुत लोगों से मैंने डिस्कस किया कि क्या मैराथन आपने देखी तो उससे आपको फ़ायदा मिला? किसी को फ़ायदा नहीं मिला, केवल बैठे सुन के चले आए, उससे फ़ायदा कुछ नहीं मिला। सो नथिंग न्यू, ना कोई नया टीचर, ना कोई नया मटीरियल, ना कोई नया कंटेंट, ना वन शॉट वीडियोज़ आपको नहीं देखने हैं। जहाँ तैयारी छोड़ी थी वहीं के वहीं से आप शुरू करोगे। कोई न्यू स्ट्रैटेजी नहीं लगानी है। जो आपने अप्रैल में किया था, जो लास्ट के 1 मंथ में आपने पिछली बार किया था, इफ़ दैट थिंग हैज़ वर्कड फॉर यू, अगर वो स्ट्रैटेजी आपकी काम कर गई थी, वो सही थी, उसी स्ट्रैटेजी पे चलना है। यू डू नॉट हैव टू चेंज एनीथिंग। ठीक है, मतलब अगर लास्ट के 1 महीने में अप्रैल में तुमने पेपर्स दिए थे, पेपर्स दे करके तुमने किया था घर पे बैठ करके, अभी भी तुमको 1 महीने वही करना है। अगर लास्ट टाइम तुमने रिवाइज किया था, रिवीजन तुम्हारा सही हो गया, अच्छा हो गया, तो तुम पेपर्स दे सकते हो। रिवीजन अगर छूट गया तो पहले रिवीजन पर जाओ। रिवीजन मैटर्स मोर, रिवीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसके बाद आते हैं पेपर्स। लेकिन अगर आपका स्कोर ऑलरेडी नीट में 500 से ऊपर था, या आपका स्कोर बायो का बहुत अच्छा था, 300 से ऊपर था, केमिस्ट्री में आपका स्कोर 120 से ऊपर था, एंड फिजिक्स में अगर आपका स्कोर 100 से ऊपर था, मतलब आपके सब्जेक्ट्स ऑलरेडी बहुत अच्छे से कवर्ड हैं ये वाले,
वाले, इनके पेपर्स पर मोस्टली जाना, थ्योरी के चक्कर में मत पड़ना। लेकिन अगर आपके नंबर कम थे, मान लो बायो में आपका 300 नंबर से कम आ रहा था, मतलब कहीं ना कहीं आपका थ्योरी वाला पार्ट वीक है बायो में। केमिस्ट्री में अगर आपके नंबर 100 से कम आ रहे थे, मतलब कहीं ना कहीं कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपके केमिस्ट्री के छूट गए। अगर आपके फिजिक्स में नंबर जो थे वो 60-70 की लाइन में आ रहे हैं, ठीक है, 100 नंबर से कम आ रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे जो आपने किए नहीं है। सो इन सब्जेक्ट्स में तब आप थ्योरी पर जाना, नहीं तो मोस्टली आपका पूरा का पूरा बल्क ऑफ द लोड जो है और बल्क ऑफ द टाइम जो है आप दोगे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस को। आपको ज़बरदस्ती थ्योरी रिवाइज करने के पीछे फिर से नहीं पढ़ना है, और लेक्चर्स देखने का तो कहीं। अब बात करते हैं बायो की। सबसे पहले आपको इम्प्रूव करना है अपना बायो। बायो आपका मेन और सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आपका नंबर 300 से कम आ रहा था बायो में, मतलब इसका मतलब है कि कोई ना कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं बायो के जो आपने नहीं किए हुए हैं, जिनको करना भी बाकी है। तो सबसे पहले उन चैप्टर्स को आप रिवाइज करोगे। उसके बाद उन चैप्टर्स के आप क्या करोगे, 200 से 300 क्वेश्चन अलग से करोगे, ठीक है। उन चैप्टर्स के आप 200 से 300 क्वेश्चन अलग से ही करोगे। और अगर आप और उसके बाद फिर आप क्या करोगे, बायो का एक FST रोज़ देना शुरू करोगे। पहले अपनी वीकनेसेस खत्म करो, उसके बाद बायो के एक FST को आप डेली दोगे, वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर आपके नंबर 300 से कम आ रहे थे, अगर आपके नंबर 300 से ऊपर आ रहे थे, तो आप डायरेक्टली एक FST देना रोज़ शुरू कर दो। जो भी टॉपिक आपको वीक समझ में आता है कि ये चीज़ आपको नहीं आती, उसको रिवाइज करो, फिर रोज़ अगले दिन फिर FST दो। इस तरह से आप 1.5 से 2 घंटे का टाइम सिर्फ इन्हीं चीज़ों के लिए दोगे। एक FST दोगे, एक FST दोगे, आपको एक FST देने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा, ठीक है। एक FST दोगे, 1 आवर का टाइम निकाल करके दोगे, उसको हाफ एन आवर के अंदर आप अपना एनालाइज करोगे। उसके बाद हाफ एन आवर से 1 आवर का टाइम आप मान लो दे दोगे उन टॉपिक्स को रिवाइज करने के लिए जो आपके वीक रह गए हैं। अगले दिन आप फिर यही सेम प्रोसेस रिपीट करोगे। इसलिए बायो में एज़ पर रिक्वायरमेंट, बायो आपके टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, लेकिन बायो में आपको रिवीजन करना है एज़ पर रिक्वायरमेंट। अगर आपका FST का स्कोर बायो में 330-320 से ऊपर रह रहा है तो दैट इज़ गुड इनफ। यूज़ क्या करना है मटेरियल, तो बायो के FST देने के लिए या तो अपनी ऐप में कस्टमाइज पेपर बना लेना फुल सिलेबस, या फिर पुरानी किसी भी कोचिंग के आपके जो अभी तक पेपर्स हुए थे जो आपके पास अवेलेबल हो, उनको भी आप यूज़ कर सकते हो। दैट इज़ ऑल्सो गुड इनफ, है ना, ठीक है। लेकिन बायो का एक FST आपको देना ही है, ये आपका गोल है कि आपको यहाँ तक पहुँचना है। अगर बायो में नंबर आपके बहुत ही कम आ रहे थे, मान लो बायो में नंबर आपके 200 आ रहे थे, या बायो में नंबर आपके 200 से भी कम आ रहे थे, मेरी इकलौती सलाह है कि और कुछ मत करना, सबसे पहले बायो कर लेना। बायो में 200 से लेकर के 330 तक नंबर तक पहुँचना 1 महीने में, इट इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल। ये किया जा सकता है। वो लोग जिनका स्कोर कम आ रहा था, 300 आ रहा था, जिन लोगों का स्कोर 250 आ रहा था, वो लोग जिनका स्कोर 350 आ रहा था और उनको समझ में आ रहा है कि उनकी बायो में अभी भी उनके नंबर 200-250 आ रहे हैं, तो उनके पास अभी भी कम से कम अपना 70-80 नंबर बढ़ाने का मार्जिन है, सिर्फ और सिर्फ बायो के थ्रू। तुम फिजिक्स में नहीं इंप्रूव कर पाओगे इतनी जल्दी 1 महीने में, ना केमिस्ट्री में इंप्रूव कर पाओगे। बायो में आप इंप्रूव कर सकते हो। एटलीस्ट आप एक सम्मानजनक स्कोर के साथ अगर निकलते हो इस एग्जाम को दे करके, तो इट विल हेल्प यू लेटर इन लाइफ। क्योंकि नंबर अगर बहुत कम आते हैं तो पेरेंट्स भी सपोर्ट करने में हिचकिचाते हैं और आपका खुद का कॉन्फिडेंस भी डगमगाता है। एटलीस्ट स्कोर इतना लेकर के निकलो इस एग्जाम से कि अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं भी होता है तो भी तुमको पता हो कि आगे तुम्हारे पास एटलीस्ट तुम यू ट्राइड योर बेस्ट एंड यू यूज़ द राइट स्ट्रेटजी। तो वो लोग जिनके बहुत कम आए थे, है ना, हमारे पहले नीट वाले पेपर में, 3 मई वाले पेपर में, वो लोग कम से कम अब उनके पास एक चांस है कि वो कम से कम अपने 100 नंबर के आसपास इंप्रूव कर सकते हैं 1 महीने में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री के साथ भी सेम चीज़ है। आपके नंबर 120 से कम थे या 120 से ज़्यादा। अगर 120 से आपके नंबर कम थे केमिस्ट्री में, मतलब आप मान के चल सकते हो देयर आर फ्यू चैप्टर्स, देयर आर ओनली फ्यू चैप्टर्स जो आपने अभी तक ढंग से नहीं किए हुए हैं, जो आपके रह रहे हैं। अगर वो चैप्टर्स अभी आपके ढंग से नहीं हुए हैं तो पहले उन चैप्टर्स को उठाओ, उनकी थ्योरी रिवाइज करो, उसके बाद उनके करो क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। उन चैप्टर्स को थोड़ा सा, खास करके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे जो आपके छूट गए थे, उनको ढंग से करने के बाद फिर आपके पास एक ही काम है केमिस्ट्री के, आपको देना है 1 FST डेली, ठीक है। जिन लोगों के नंबर 120 से ऊपर थे, 130, 140 थे, उनको क्या करना है, सीधे ही 1 FST डेली ऑफ केमिस्ट्री देना शुरू कर देना है। आपके पास सफिशिएंट इनफ टाइम है। आप एक बायो का FST रोज़ और एक केमिस्ट्री का FST रोज़ दे सकते हो, इतना आपके लिए पॉसिबल है। रिवीजन आपको जो करना है वो पेपर्स के थ्रू ही करना है, क्वेश्चंस के थ्रू ही करना है, एंड आपका पूरा का पूरा फोकस क्वेश्चन प्रैक्टिस पर होना चाहिए, थ्योरी पर नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार मना कर रहा हूँ कि ना तो कोई वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, ना कोई नया मटेरियल उठाना है, सिर्फ पेपर्स देने हैं। पेपर्स के थ्रू आपको थ्योरी रिवाइज करनी है। और अगर आपको पता है कि अभी आपकी थ्योरी बहुत ही कमज़ोर है तो पहले आपको थ्योरी करनी है, उसके बाद आपको पेपर्स पर आना है, ठीक है। फिर आते हैं फिजिक्स पर। फिजिक्स में देखो, आपको पहले आपका स्कोर कितना आ रहा है इस पर डिपेंड करता है। अगर आपका नंबर 100 नंबर से ऊपर आ रहा है स्कोर, तो आपका स्कोर ठीक है, फिजिक्स का पेपर जो है उसमें स्कोर ठीक है। तब आपको फॉर्मुलेस प्रॉपर रिवाइज करने हैं। PYQs अगर आपके ऑलरेडी हुए हैं तो सीधे FST पे चले जाओ। अगर तुम्हारे नंबर 100 से ऊपर थे फिजिक्स में, तो फिर तुम चाहो तो फिजिक्स का FST भी रोज़ दे सकते हो, नहीं तो एवरी अल्टरनेट डे तो देना ही है। FSTs ज़्यादा देने हैं बायो एंड केमिस्ट्री के, पूरा फोकस उस चीज़ पर रखना है क्योंकि वहाँ स्कोरिंग ज़्यादा होती है, इसलिए उनके नंबर ऑफ पेपर्स भी ज़्यादा देने हैं।
फिजिक्स का FST आप हर अल्टरनेट भी दे सकते हो, चाहे आपकी फिजिक्स कितनी अच्छी क्यों ना, उससे काम चल जाएगा, है ना। तो इस तरह से फिजिक्स को भी आपको मैनेज करना है। अगर फिजिक्स में नंबर आपके बहुत कम आ रहे थे, मान लो फिजिक्स में आपके 100 नंबर से भी कम थे अभी, और या फिर आपके 50 नंबर थे, 40 नंबर थे, तो भाई फिजिक्स में तुम कम से कम बेसिक फॉर्मूलेज एंड PYQs तो करके जाओ। इस बार जो सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आई वो बायो और केमिस्ट्री में नहीं आई। वो बच्चे जो मुझे पहले से फॉलो कर रहे थे, एक्चुअली वही बच्चे मेरे कंटेंट में मोस्टली हैं, तो उन लोगों ने बायो और केमिस्ट्री अपनी इंप्रूव कर ली थी, क्योंकि वो मेरे को बहुत पहले से फॉलो कर रहे थे। प्रॉब्लम आई उनको फिजिक्स में। फिजिक्स में उनको प्रॉब्लम क्या आई, उन्होंने बेसिक चीज़ें भी नहीं करी, फॉर्मुलेज ही करके नहीं गए। तो फॉर्मुलेज एंड PYQs तो करके जाने ही, कम से कम आपको 1 महीने का टाइम है, आपका सफिशिएंट एनफ टाइम है। फिजिक्स में अगर आपको फॉर्मुलेज आते हो, PYQs आपके किए हुए हो, बेसिक चीज़ें आपको आती हो, 70-80 नंबर निकालना, 100 नंबर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। 150 तक पहुंचने में टाइम लगता है, 140 तक पहुंचने में टाइम लगता है, 100 नंबर तक पहुंचने में, 80 से 100 नंबर तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है फिजिक्स में। पहले आपकी बेसिक करी हुई है, आप फॉर्मुलेज कर लो, PYQs कर लो, आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अब देखो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, जिनके ऑलरेडी स्कोर 600 के आसपास आ रहा है, 580 है, 590 है, 600 है, 610 है, 620 है। आप लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड थे। मैंने पहले भी कहा था कट ऑफ की उम्मीद मुझे 590 के आसपास की थी, तो मतलब वो लोग जिनके नंबर 600 के आसपास आ रहे हैं वो ऑलरेडी सिलेक्टेड थे। आपको कुछ भी नया नहीं करना है, जस्ट गिव 1 पेपर डेली। रोज पेपर दो, रोज आप अपने फुल सिलेबस टेस्ट दो, तीनों सब्जेक्ट के मिला करके, ठीक है। अब क्योंकि तुम्हारा स्कोर ऑलरेडी अच्छा है, तुमको बायो और केमिस्ट्री के इंडिविजुअल देने की बजाय FST देने की बजाय तुम पूरा एक पेपर भी दे सकते हो। इसके अलावा चाहो तो दिन भर में एक बायो का FST अलग से दे सकते हो। पेपर दो और ये देखो क्या कमियां थी, केवल उन चीज़ों को रिवाइज करो। अगर तुम्हें किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे फील होता है कि यार तुम्हारी चीज़ें कुछ छूट गई हैं, वीक छूट गई हैं, तो तुम क्या करो, वापस से उस चीज़ की थ्योरी रिवाइज कर लो। लेकिन तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए पेपर्स पर, ना कि थ्योरी पर, ठीक है। फोकस मोर ऑन क्वेश्चन प्रैक्टिस, नॉट ऑन थ्योरी, ठीक है। एंड एक चीज़ और, घर पर बैठना और जितने सारे के सारे पेपर्स कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, करना। फिर से एग्जाम सेंटर में जा करके पेपर देने की आदत मत डाल लेना, क्योंकि टाइम तुम्हारे पास कम है, ठीक है। आने जाने में, पेपर देने में जाने में टाइम लगता है, तो आप कोशिश ये करना कि पेपर आप ज़्यादा घर पर दो। आपको फिर भी एग्जाम सेंटर पर जाके प्रैक्टिस करनी है, हफ्ते में 1 पेपर दे लो, ठीक है, हफ्ते में 2 पेपर दे लो, ये भी चल पाएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम तुमको घर पर बैठ करके ही पेपर देना है, क्योंकि अब क्या करेंगे, कोचिंग्स जो होंगे वापस से फिर से अपनी कोई टेस्ट सीरीज लॉन्च कर देंगी, या फिर से कुछ ना कुछ वो लॉन्च करेंगे, आई नो इट, ठीक है। बिकॉज पीपल विल टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन। वो डेफिनेटली वो चाहेंगे कि उससे जितना पैसा वो निकाल सकते हैं वो निकाल लें, ठीक है। और रीनीट के चक्कर में चूंकि टाइम बहुत कम ड्यूरेशन का है, तो बच्चे कोशिश भी करेंगे कि भाई थोड़ा बहुत पैसा लग रहा है तो दे दो, लेकिन कर लो अच्छे से। सो बट हमको पैसे वाली बात नहीं है, बात है हमारे पास टाइम बहुत कम है। सो वी हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन इन ए राइट वे, ठीक है। कट ऑफ योर सेल्फ फ्रॉम द सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से अपने आप को कट ऑफ कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तुम पिछले 3-4 दिन में, 5 दिन में देख चुके होगे कि दिमाग की क्या हालत हो जाती है जब आप लगातार एक ही चीज़ को देखते रहते हो, तो ठीक है। तो ये अभी जो बेवकूफ़ियाँ हैं ना, ये चलती रहेंगी। लोग बहुत फटाफट वीडियो बनाएंगे, बहुत जल्दी जल्दी वीडियोज़ बनाएंगे एंड डालेंगे, और फालतू की कंटेंट उसमें बहुत सारा होगा। तुम रोज़ कुछ देखोगे, तुम्हारा दिमाग ख़राब होगा। इससे मच बेटर है अपने आप को कट ऑफ कर लो। 1 महीने का टाइम भगवान ने दिया है, एक तुम्हें एक तरह से जीवन दान मिला है, शायद हो सकता है नेक्स्ट, क्योंकि अगर आप बॉर्डर लाइन पे थे तो आपके पास मौका है क्लियर करने का, आपका पूरा साल बच सकता है। यूज़ दिस टाइम वेरी वाइजली, ओके। एंड जो बच्चे, ठीक है, ये बात सुनना, जो बच्चे जिन्होंने 2027 की तैयारी शुरू कर दी थी, जिनका स्कोर बहुत ख़राब था, ठीक है, जिनको पता था कि मेरा सिलेक्शन होना ही नहीं है, बहुत दूर थे, जिन्होंने तैयारी शुरू कर दी थी, जिनके 250-300 नंबर थे, उनको भी मेरी सलाह है कि रीनीट का पेपर जा करके दे के ज़रूर आना। भले ही तुम्हें पता है, देखो हमको ये पता है कि 200 नंबर से आप सीधे 600 नंबर तक नहीं पहुँच सकते, पर 200 से आप 300 तक तो पहुँच सकते हो, 350 तक तो पहुँच सकते हो 1-1.5 महीने के टाइम में। इस टाइम को यूटिलाइज़ करो, जा करके पेपर दे के ज़रूर आना। भले ही तुमको पता है कि तुम्हारा इस बार भी सिलेक्शन नहीं होगा और तुम्हें 2027 का ही पेपर देना है, लेकिन एग्ज़ाम के चक्कर में बहुत पढ़ाई हो जाती है, और जितना आप एग्ज़ाम की प्रोसेस में देते देते सीखते हो, उतना आप घर पे बैठ करके सिर्फ पढ़ाई करके नहीं सीख सकते। सो यूज़ दिस टाइम वाइजली, ओके, एंड बी कॉन्फिडेंट। बहुत ज़्यादा हवा में उड़ना नहीं है, और अगर नंबर आपके बहुत अच्छे थे और पेपर दोबारा देना पड़ रहा है तो घबराना भी नहीं है। ऐसा नहीं होता कि आपका स्कोर ख़राब होगा, जितना आपका स्कोर आ रहा था उससे आपका बेटर स्कोर ही आएगा इस बार के एग्ज़ाम में। प्लीज़ प्रिपेयर वेल, क्योंकि क्या होता है, मेन कंपटीशन जो चल रहा है वो टॉप 10% बच्चों के बीच में ही चल रहा है। यही बच्चों की शफलिंग होनी है, ठीक है। उसके पीछे वाले जो बच्चे हैं उनके स्कोर में इंप्रूवमेंट हो सकता है, वो अपनी रैंक इंप्रूव कर सकते हैं, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मेन जो आपका शिफ्टिंग होनी है ना, वो टॉप 10% बच्चों के अंदर ही होनी है, ठीक है। सो यू हैव अ चांस टू परफॉर्म लिटिल बिट well from the past exam. Use this opportunity. If you still have any doubt, you want to ask me directly, message me, telegram me at Dr. Saurabh AIMS, ठीक है। एंड मैं लाइव सेशन
लूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं लाइव रेगुलरली आता रहूँ क्योंकि अभी एग्ज़ाम पास में है, बट लाइव में स्पैमर्स बहुत सारे हो रहे हैं, तो आई एम थिंकिंग ऑफ शिफ्टिंग इट फॉर द लाइव सेशन ओनली फॉर द मेंबर्स। ओके, तो अगर आप मेंबरशिप ले सकते हो चैनल की, वो भी आप ले लेना, ताकि मैं अलग से लाइव सेशन कर सकूँ, ताकि मैं आप लोगों के डाउट्स प्रॉपर्ली क्लियर कर सकूँ। सो दिस इज़ वन सजेशन फ्रॉम माई साइड, बट दैट्स ओके, इट्स ऑल अप टू यू। सो थैंक यू, वर्क हार्ड एंड स्टार्ट immediately study your studies.